हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे ईएमआई। जैसा कि ईएमआई वाले चैप्टर में बहुत सारे कंसेप्ट हम क्लियर कर लिए हैं, लेकिन आगे हम क्या करेंगे, एलआर सर्किट देखेंगे। आज के इस लेक्चर में एलआर सर्किट, उसका ग्रोथ ऑफ करंट, डिके ऑफ करंट, उस पर भी करेंगे। पहले हम थोड़ा सा सोलेनॉइड वाला कंसेप्ट पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि सोलेनॉइड वाला कंसेप्ट जो है पिछले लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आइए इसको हम देखते हैं। जैसा कि हम बताए थे पिछले लेक्चर में, सेल्फ इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्टेंस का ही एग्जांपल ये है आपका, ये समझिए, सेल्फ इंडक्टेंस का ही एग्जांपल है लॉन्ग सोलेनॉइड। तो क्या है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड? इसका रेडियस आपको ए दे दिया हुआ है। अब हम देखते हैं इसमें सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। जैसा कि हम बताए थे, लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है, यहां तक बात हम लोग कर चुके थे, म्यू एन आई होता है। लेकिन इसमें हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सेल्फ इंडक्टेंस। इसमें जो है इंडक्टेंस बताइए एट द सेंटर। तो जैसा कि इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हम लाए थे, फाई इज इक्वल टू एल आई। इसमें एल जो होता है, ये समझिए, इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस। अब ध्यान से देखिए, इस L का वैल्यू इस लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में क्या होगा, उसको हम इसमें देखेंगे। तो जैसा कि सेल्फ इंडक्टेंस जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम देखे थे, उसको आगे हम कैरी करेंगे। तो ध्यान से देखिए, जैसा कि फाई इज इक्वल टू एल आई, मतलब कि जो इसमें फ्लक्स, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, फ्लक्स जो होता है एल आई के बराबर होता है। फ्लक्स चेंज करता है। ध्यान से देखिए, क्या करते थे, लूप में करंट चेंज करते थे। तो लूप में जब हम करंट चेंज करते थे, तो करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता था, और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जिसके वजह से उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, और उसी को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो ध्यान से देखिए, दो टर्म आपको यूज होगा, एक तो सेल्फ और दूसरा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ध्यान से देखिए, खुद के वजह से अगर किसी लूप में करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके वजह से जो इंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है, उसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। और अगर करंट किसी एक लूप में वेरी हो रहा है, वो हम आगे देखेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। और उसके वजह से अगर दूसरे लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो रहा है, तो उसको ध्यान देते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो पहले हम देख रहे थे सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसमें क्या होता है, फाई, ये आपका क्या है, फ्लक्स। अब ध्यान से देखिए, फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है B डॉट ए, और इसमें याद रखिएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एन जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ये जो कैपिटल एन है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। तो इसमें कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए। बी क्या है, यहां पे बी आपको दिया गया है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका आ गया सिंपली एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। ये आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब ध्यान से देखिए, फाई का वैल्यू हम आगे इसको हम कैरी करेंगे। ये आपका रेडियस हो जाएगा, इसका रेडियस हम ले लिए ए। अब हम देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू। तो बी डॉट ए, जैसा कि हम बताए हैं अभी, कि इस सारे क्वाइल के वजह से इस पॉइंट पे, इसके जो सेंटर से लाइन पास कर रहा है, उसके अबाउट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, म्यू एन आई। अब ध्यान से देखिए, इसमें स्मॉल एन है, ये आपको स्मॉल एन है, ये आपको कैपिटल एन है। तो याद रखिएगा, स्मॉल एन दूसरा चीज होता है। स्मॉल एन क्या होता है, जो हम पहले बता चुके हैं, स्मॉल एन है कि टोटल नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। और इसका अगर लेंथ हम ले लेते हैं, सपोज डेट ये जो
आपको सिलेंडर दिख रहा है, ये सिलेंडर का लेंथ हम L ले लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये क्या है, स्मॉल n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो ध्यान से देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, तो ध्यान से देखिए ये n क्या हो जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ हम ले लिए हैं L। ये जो सिलेंडर है, ध्यान से देखिए, अब सिलेंडर ही बना कैसे, इसका आप एक पार्ट ले लीजिए, एक पार्ट ले लीजिए। तो ये कुछ इस टाइप से क्वाइल की तरह बिहेव करेगा, ये क्वाइल है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस सारे क्वाइल को हम ऐसे एडअप करते जाएंगे, एडअप करते जाएंगे, तो क्या होगा, ये एक सिलेंडर बनेगा। इसी को क्या कहते हैं, लॉन्ग सोलेनॉइड। मतलब बहुत सारे क्वाइल को एडअप करते जाते हैं, तो ये जो लॉन्ग शेप बनाता है इसको कहते हैं लॉन्ग सोलेनॉइड। तो इसमें हम बहुत सारे टाइप से प्रूफ ये किए थे, तो यहाँ से थीटा लिए थे, तो वो आप जाके देख लीजिए। लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में थीटा 1 थीटा 2 दोनों क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। यहाँ से हम थीटा लेते हैं इसके सेंटर से, यहाँ से, तो वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बस इसके म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये जो आपका है क्वाइल, तो ऐसे बहुत सारे क्वाइल होंगे। तो ध्यान से टोटल नंबर ऑफ n, कैपिटल N। तो ध्यान से देखिए n का वैल्यू क्या है, स्मॉल n, जो कि इसमें यूज कर रहे हैं, तो वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इसको लेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, स्मॉल n का वैल्यू। अब ध्यान से देखिए आपका क्या आ रहा था, फाई ही निकाल रहे थे, तो फाई अभी आया b डॉट ए। अब ध्यान से देखिए, यहां से कैपिटल N का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, कैपिटल N का वैल्यू यहां से आ जाएगा n इंटू एल। बस ये एज ए इंफॉर्मेशन आ गया। अब यहाँ पे हम कैपिटल N के जगह पे क्या लिख सकते हैं, n इंटू एल। ये कैपिटल N था, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू एल। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नोट। अब ध्यान से देखिए, इस केस में b डॉट ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। और ध्यान से देखिए, इसके केस में मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 होगा, क्योंकि एरिया हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी उसके परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 आप ले सकते हैं। तो बी डॉट ए में आप ऐसा भी समझ सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसमें करंट का जो फ्लो है, समझिए कि ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, तो बी डॉट ए कॉस 0, कैपिटल एन का वैल्यू एन इंटू एल है। अब बस रख दीजिए, कॉस 0 1 हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, म्यू एन आई वही जो इसमें करंट मूव कर रहा है, इसमें समझिए कि आई करंट इसमें मूव कर रहा है, तो आई यहाँ पे है। और एरिया अब एक क्वाइल का एरिया क्या हो जाएगा, जब इसका रेडियस हम ए ले रहे हैं, तो एक क्वाइल का हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो सिंपली एरिया की जगह पे लिख देंगे पाई ए स्क्वायर, cos 0 का वैल्यू 1 n इंटू एल। अब इसका वैल्यू आ जाएगा सिंपली म्यू नोट एन स्क्वायर ए स्क्वायर पाई, ये आपका आ गया। और हाँ, एक एल भी है, तो एल इंटू आई। अब ये जो आ गया, जैसा कि अभी हम देखे थे, ये जो एल होता है, एल क्या है, कांस्टेंट है। इसी कांस्टेंट का नाम हम देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो वो जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू क्या आया, उसका वैल्यू आपका आ गया, एल का वैल्यू क्या आ गया, सिंपली बी इंटू ए म्यू नोट एन स्क्वायर ए स्क्वायर पाई इंटू एल, ये आपका आ गया एल। इसी को हम नाम देते हैं, इसी एल को इंटू आई आ गया, दैट इज इक्वल टू 5। तो ये आपका आ गया, और इसमें जो ये एल होता है यही आपका हो जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। इस केस में क्या आया, सेल्फ इंडक्टेंस आपका आ गया म्यू नोट एन स्क्वायर ए स्क्वायर पाई एल। तो ध्यान से देखिए,
म्यूचुअल इंडक्टेंस किस किस पे डिपेंड किया? फॉर ए लॉन्ग सोलेनॉइड केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है किस किस पे डिपेंड किया? म्यू नॉट पे, एन, स्मॉल एन क्या कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसके रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है, उसके रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, और उसके लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। मतलब लेंथ बढ़ेगा तब उसका सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा। इस पे आप बहुत तरीके का क्वेश्चन आपको आ सकता है कि एन बढ़ने पे क्या होगा, रेडियस बढ़ने पे क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, करंट पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि ध्यान से देखिए इसका वैल्यू ये आया, करंट पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज। अब इसमें हम करंट देखेंगे, t इक्वल टू 0 पे ये क्या है? स्विच को हम क्या किए? इस टाइप से ऑफ किए। उसके बाद आफ्टर सम टाइम अब इसको हम क्या किए? t इक्वल टू 0 पे इसको क्या किए? स्विच इज ऑफ, स्विच को क्या किए? ऑफ कर दिए। स्विच को ऑफ किए। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें करंट का फ्लो हुआ, करंट का फ्लो आई हुआ। अब आप इसमें बताइए, दो चीज हम इसमें निकालने का कोशिश करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में हम इसमें ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और सेकेंड पॉइंट में चार्ज फ्लो। करंट तो इसमें आई मूव कर रहा है। अब आपको दो चीज आपको इसमें निकालना है। एक तो हम निकालेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो कि हर एक कॉइल में, अब ध्यान से देखिए ये आपका जो है, समझिए कि इसको कॉइल भी समझ सकते हैं, ऐसे आप इसको इंडक्टर समझे, इंडक्टर और कॉइल। अब ध्यान से देखिए, आपका रेजिस्टेंस आर दे दिया है, रेजिस्टेंस भी हम यूज किए हैं, और t बराबर 0 पे इस स्विच को ऑफ कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इसमें करंट मूव करता है आफ्टर टाइम t। अब ध्यान से देखिए, t टाइम के बाद, आफ्टर टाइम t टाइम के बाद आप बताइए इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा, और दूसरा चार्ज का फ्लो क्या होगा। तो जैसा कि करंट 1 इंटू माइनस टी बाई टॉ इस इक्वेशन को फॉलो करता है। अब ये कहां से आया? तो जब हम एसी पढ़ा रहे थे तो वहां से इसको हम लेके आए हैं। तो जब हम एसी पढ़ाएंगे तब हम इसका भी आपको एक एक करके निकाल के दिखाएंगे कि ये जो इक्वेशन है ये कहां से आया। अब इस इक्वेशन के हेल्प से हम चलेंगे। अब इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं, एक तो अभी हम फाई बराबर हम लिए थे, तो फाई बराबर क्या होता है? एल आई। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ध्यान से देखिए, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो आपको ये पता चलेगा ये इक्वेशन कहां से आया, और ये भी आपको क्लियर सा दिख जाएगा। तो ध्यान से देखिए, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट, तो यहां से आपका आ जाएगा डी फाई बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब ध्यान से देखिए, दोनों साइड क्या किए? डिफ्रेंशिएट किए, और ये जो होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, और उसको जब हम उसके म्यूचुअल इंडक्टेंस से, सेल्फ इंडक्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तब जो जनरेट होता है, इसी को हम बोलते हैं ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये बराबर हो जाता है माइनस एल डी आई बाई डी टी के। कैसे लाएं? दोनों साइड हम क्या किए? ये आपका आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या किए? बोथ साइड डिफरेंशिएट किए, और डी फाई बाई डी टी का जो वैल्यू आता है वो क्या आ जाता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ये लिखे, तो ये आपका क्या हो जाता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तब ध्यान से देखिए, इसको हम क्या करेंगे? आई
अब ये होता है पीक करंट। जब हम एसी पढ़ा रहे थे तो इस पे हम फोकस करके हम बताए थे। ये आपका हो जाता है पीक करंट, मतलब मैक्सिमम करंट, पीक करंट। अब ये है जो सर्किट में मूव कर रहा है, ये करंट है, आप ऐसा समझ सकते हैं। ये जो सर्किट में मूव कर रहा है ये आपका हो जाता है पीक करंट, उसको आई नोट देते हैं 1 इंटू ई माइनस टी बाई टाउ। अब टाउ क्या है, इसको कहते हैं हम टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। टी ये स्मॉल वाला टी टाइम है, और ये जो टाउ है इसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्यों डिफरेंशिएट, क्योंकि वहां से आपको क्लियर आएगा, क्योंकि हमको निकालना क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इस सर्किट में, तो इस सर्किट में ये जो सर्किट है एलआर सर्किट है, तो एलआर सर्किट में अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, डी आई बाई डी टी। बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएशन, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा डी आई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आई नोट दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इधर भी डी टी से इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखते हैं हमारा इंफॉर्मेशन क्या आता है। अब ध्यान से देखिए, आई नोट तो कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो आपको पता है 0, ये आपका आ जाएगा डी आई बाई डी टी। अब ये आपका डिफरेंशिएशन ये 0 हो जाएगा और इसका वैल्यू आपका आ जाएगा आई नोट ई पावर माइनस टी बाई टॉ। अब इसमें टी में जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड भी हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, इस बार हम क्या कर रहे हैं, पहले एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन, फिर इसका कर लेंगे, फिर इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली माइनस 1 बाई टॉ। तो ध्यान से देखिए, निगेटिव साइन कंज्यूम हो जाएगा और यहां से आपका आ जाएगा डी आई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू आई नोट डिवाइडेड बाय टॉ, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ई पावर माइनस टी बाई टॉ। तो ये आपका आ गया डिफरेंशिएशन। अब इसमें मल्टीप्लाई किससे करते हैं, माइनस एल से मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देंगे, जिसके वजह से हमको क्या चाहिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस एल से, इधर भी कर देंगे माइनस एल से। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ईएमएफ जो हमको निकालना है, जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये आपका आ जाएगा ईएमएफ दैट इज इक्वल टू, तो यहां से हो जाएगा माइनस एल आई नोट बाई टॉ ई पावर माइनस टी बाय टॉ। अब ध्यान से देखिए, आई नोट को क्या लिख सकते हैं, अब ध्यान से देखिए, आई नोट इंटू आर, आर रेजिस्टेंस है, तो यहां से आई नोट को हम क्या लिख सकते हैं, आई नोट क्या है, मैक्सिमम करंट। आई नोट का मतलब हो जाता है पीक करंट, इसको आप समझ सकते हैं। तो ये ई नोट हो जाता है, इसको भी आप लिख सकते हैं पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, इस ईएमएफ में मैक्सिमम वोल्टेज कितना होता है उसको पीक वोल्टेज कहते हैं। ये हम सारा एसी में पहले बता चुके हैं। अब तो यहां से आई नोट का वैल्यू हम क्या करेंगे, बस यहां से लिख देंगे। तो आई नोट यहां से आपका आ जाएगा दैट इज इक्वल टू ई नोट डिवाइडेड बाय आर। बस ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, यहाँ पे हम वैल्यू बस पुट कर देंगे और आपका क्या आ जाएगा, एक बार हम इसको क्लियर करके यहाँ लिख देते हैं। ये आपका क्या आ रहा था, माइनस एल से दोनों साइड मल्टीप्लाई किए और इधर क्या किए, डिफरेंशिएशन किए थे। तो इधर आया था माइनस आई नोट, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन ई पावर माइनस टी बाई टॉ, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका आ जाएगा माइनस 1 बाई टॉ। दोनों साइड क्या किए, माइनस एल से मल्टीप्लाई किए, माइनस एल से। तो ध्यान से देखिए, ये आपका आ जाता है
इसी को कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मल्टीप्लाई बाय इट्स सेल्फ इंडक्टेंस दैट इज इक्वल टू ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आई नोट डिवाइडेड बाई टॉ ई पावर माइनस टी बाय टॉ। अब ध्यान से देखिए आई नोट का वैल्यू यहां से बस रख देंगे, तो यहां से आ जाएगा ई नोट दैट इज इक्वल टू ई नोट डिवाइडेड बाय आर इंटू टॉ। टॉ क्या है यहाँ पे, टाइम कांस्टेंट, इक्वल टू माइनस टी बाय टॉ। तो अब ये वैल्यू आप याद रखेंगे कि जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ वो किसके बराबर होता है, ये आपका हो जाएगा पीक वोल्टेज। अब यहाँ पे आर क्या है, रेजिस्टेंस, टॉ क्या है, टाइम कांस्टेंट, आर क्या है, रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, और टॉ क्या है, इसको आप समझ सकते हैं टाइम कांस्टेंट है। तो ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो उसका इक्वेशन क्या होगा, वो किस रेट से बढ़ेगा घटेगा, तो इंक्रीज वो एक्सपोनेंशियली होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, तो इस पे। ये ध्यान से देखिए ये वाला टर्म तो कांस्टेंट रहेगा। इस एलआर सर्किट के लिए टॉ का वैल्यू हो जाता है एल बाय आर। तो याद रखिए एल बाय आर क्या हो जाता है, टॉ का वैल्यू, जिससे क्या हो जाता है, इसको आर बाय एल, इसको आप समझिए कि आर बाय एल। अब ध्यान से देखिए आर बाय एल से यहां से आपका टॉ का जो वैल्यू है एल बाय आर होता है, बस ये पुट कर दीजिएगा। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो एल बाय आर से एल बाय आर कैंसिल हो जाएगा, और आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू अगर उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ टॉ का वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है आपका आ जाएगा ई नोट दैट इज इक्वल टू, क्या आया था, एल दोनों साइड मल्टीप्लाई किए थे तो यहां से आ जाता है माइनस एल बाय आर इंटू टॉ ई नोट ई पावर माइनस टी बाय टॉ। तो टॉ का वैल्यू इस सेंस में बस पुट कर देना है, टॉ का वैल्यू हो जाएगा सिंपली एल बाय आर, बस ये रख दीजिए और आपका इजीली इंफॉर्मेशन आपका आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो फिर क्या बचे जाएगा, फिर आपका सिंपली इंफॉर्मेशन आ जाएगा ई नोट और ये नेगेटिव साइन कंज्यूम कर चुका था तो ये पॉजिटिव ही बचेगा, तो ये ई नोट ई पावर माइनस टी बाय टॉ। तो ये आपका आ गया, समझिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, अब ध्यान से देखिए ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, ये आपको क्लियरली दिख रहा है। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट यू विल गेट द रिजल्ट दिस इक्वेशन, सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ चार्ज। या आप ये समझिए कि चार्ज डेल्टा क्यू। अब जैसा कि हम यूज किए थे आई, करंट क्या होता है, आई नोट 1 इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टॉ। अब इसी के हेल्प से हम क्या निकालेंगे, चार्ज। ये एलआर सर्किट में चार्ज कितना आएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसा कि हम बताए थे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी dq बाई dt ये आपका हो जाता है करंट। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो ध्यान से देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, dq इज इक्वल टू i इंटू dt, ये हम लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए i को क्या लिख सकते हैं, i को लिख सकते हैं हम यहाँ पे dq बाई dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब जितना फ्लो हो रहा है। आप ध्यान से देखिए आफ्टर टाइम t, तो हमको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो आफ्टर टाइम t। हमको चार्ज का फ्लो चाहिए और उसका अमाउंट चाहिए आफ्टर टाइम t। जब इस स्विच को हम क्या कर दिए, स्विच इज फुल्ली क्लोज्ड एंड करंट इसमें फ्लो हो रहा है, आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है, इससे पास करते हुए इस साइड ये आई करंट फ्लो हो रहा है। अब इसमें हमको चार्ज निकालना है, यानी कि
डी क्यू का वैल्यू हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा आई नोट 1 माइनस ई पावर टी बाय टाउ। अब इस बार हम क्या यूज करेंगे, इस बार हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे, यूजिंग इंटीग्रेशन। अब बोथ साइड हम क्या कर लेंगे, आप ऐसा समझिए, बोथ साइड इंटीग्रेट, बोथ साइड इंटीग्रेशन, दोनों साइड क्या करेंगे हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन हम लगाएंगे, तो यहां से आपका आ जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू आई नोट 1 माइनस ई पावर टी बाय टाउ इंटू डी टी। अब बोथ साइड हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर लेंगे। अब यहाँ 0 से क्यू डेल्टा क्यू, अब ध्यान से डी क्यू क्या हो जाता है, लास्ट में क्यू हो जाएगा, जिसको आप समझ सकते हैं चार्ज। अब इधर हम क्या कर लेंगे इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब टाइम 0 से टी, अब सिंपली इसको अब इंटीग्रेट कर लेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है, आई नोट क्या है कांस्टेंट है, डी टी का क्या हो जाएगा टी, मिनिमम लिमिट 0 अपर लिमिट टी, टी टाइम के बाद ही हमको चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर इसका इंटीग्रेशन चलेगा, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन भी वही एक्सपोनेंशियल होता है, डिफरेंशिएशन भी वही होता है। तो क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन ई पावर, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका करेंगे एक बार इसका एक बार इसका, तो इसका करेंगे dt का हो जाएगा t, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाता है, तो dt का t हो गया, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा e पावर माइनस टी बाई टाउ, और जो t में मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड हो जाता है, तो 1 बाई टाउ, अपर लिमिट 0 से t, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका dq का इंटीग्रेशन करेंगे तो लास्ट में q हो जाएगा, तो dq का हो जाएगा q डेल्टा, ये आपका q, यही तो आपका चार्ज निकालना था, चार्ज फ्लो इन एलआर सर्किट। अब इसका वैल्यू आ जाएगा आई नोट इंटू टी प्लस माइनस, अब ध्यान से देखिए, ये एक माइनस के साथ क्या कर लेगा, आप ऐसा समझ सकते हैं, एक बार हम जब 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट एक बार पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट, अब ध्यान से देखिए ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे दैट इज टी, तो ई पावर माइनस टी बाय टाउ माइनस, जब 0 पुट करेंगे तो ध्यान से टी बराबर 0 हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल के पावर 0 दैट इज ई पावर 0, किसी का भी पावर 0 वैल्यू 1, तो ये आपका आ जाएगा -1, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो ये आपका आ गया Q का वैल्यू, क्या किए बोथ साइड सिंपली हम क्या करिए, एलआर सर्किट का ये प्रॉब्लम है। अब इसका रेजिस्टेंस आपको 3 ओम दे दिया हुआ है, इसका 2 ओम और इसका 1 ओम, इस टाइप से आपको दिया गया है। ये आपका एलआर सर्किट है, एलआर सर्किट। अब इसमें आपको बताना है कि आफ्टर टाइम t इक्वल टू 0 करंट थ्रू इंडक्टर इज 0। सेकेंड पॉइंट में करंट थ्रू इंडक्टर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इस बात पे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और लास्ट पॉइंट में आपसे पूछा है टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। 3 क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए, एक बात क्लियर कट हम आपको बता देते हैं, जब भी इंडक्टर का बात चले -t -L di/dt, ये आपका है इंडक्टर। अब इसी से हम कोरिलेट करके बताते हैं, इंडक्टर में एक्चुअली में जब t इक्वल टू 0 पे, जब उसमें इनिशियली यानी t इक्वल टू 0 पे इंडक्टर ये आप समझ लीजिए स्टार पॉइंट है इसका। अब ये हर जगह यही हो जाएगा, इंडक्टर बिहेव्स लाइक infinity resistance
और ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में इसका कि आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम inductor behaves as simply wire, या आप इसको समझ सकते हैं जीरो रेजिस्टेंस, और सिंपली वायर, बस उसको आप एज ए वायर समझिए। जीरो रेजिस्टेंस से मतलब कि इसको आप हटा दीजिए, या आप ऐसा समझ सकिए और रिमूव फ्रॉम सर्किट। तो ध्यान से देखिए क्या क्या हम अभी यूज किए कि जब इंडक्टर इनिशियली t इक्वल टू 0 पे वो एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करता है, मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस शो करता है, जिसके वजह से उसका करंट का वैल्यू, क्योंकि जब वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करेगा तब उसमें एट t इक्वल टू 0 पे करंट जो होगा वो इंडक्टर में, पार्टिकुलर इंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, सारा बात इंडक्टर की है। और ये सारा जब भी हम एलआर सर्किट की बात करेंगे तो हर जगह ये एप्लीकेबल होगा, चाहे हम एसी में बात करेंगे तो वहां भी ये आप याद रखिएगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम डील करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं कि जब इंडक्टर इनिशियल स्टेज पे एट t इक्वल टू 0 पे एक्चुअली में वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जिसकी वजह से करंट का जो वैल्यू होता है उस सर्किट में, उस इंडक्टिव सर्किट में 0 हो जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इंडक्टर बिहेव्स एज ए जीरो रेजिस्टेंस और नल रेजिस्टेंस, तो उसको क्या करेंगे, रिमूव फ्रॉम सर्किट से उसको हम हटा देंगे। तो ये आपका आ जाएगा। इसका वैल्यू आपको दे दिया हुआ एल का वैल्यू दैट इज 1 हेनरी। अब ध्यान से देखिए इस पे अब हम फोकस करते हैं, इसमें करंट का वैल्यू क्या होगा, अब सारे एक एक करके हम निकालेंगे। तो ये आपका बेसिक सा आप क्या कह सकते हैं थ्योरी पार्ट है, जिसको आप समझ लीजिए। क्यों उसको हम हटा देते हैं, क्योंकि वो रेजिस्टेंस 0 ऑफर करता है, तो समझ से उसको हम हटा देते हैं। शुरुआत में वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस करता है, तो जिसकी वजह से उसमें करंट 0 हो जाता है। सो ये जो है थ्योरी पार्ट था। अब आइए हम इसको क्लियर करते हैं। तो शुरुआत वाला फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब सेकेंड पॉइंट में आपसे पूछता है आफ्टर लॉन्ग टाइम आप बताइए इसमें करंट का वैल्यू। ये फर्स्ट पार्ट में पूछा था करंट का वैल्यू, वो भी इनिशियल स्टेज में। अब आपसे पूछ रहा है करंट का वैल्यू आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। जब लॉन्ग टाइम होगा तो हम क्या यूज करेंगे, अभी बोले रिमूव फ्रॉम सर्किट से हम इसको हटा देंगे। तो क्या ये सर्किट कितना सिंपल बन जाएगा, आपका सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको एज ए वायर हम यूज करेंगे। अब ये हट जाएगा, ये पूरा का पूरा को हम क्या करेंगे, रिमूव, इसको हम हटा देंगे और यहाँ पे सिर्फ थिन एक वायर हो जाएगा और यहाँ पे आपका बच जाएगा, ये आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस ही बच जाएगा और यहाँ आपको 3 ओम का रेजिस्टेंस है। और नीचे क्या है 20 वोल्ट। ये आपका हो जाएगा 1 ओम। अब ये आपका आ गया सिंपली सर्किट आ गया। अब इसमें आप करंट निकाल सकते हैं। तो ये एक बात देख लीजिए। अब हम इसमें करंट निकालेंगे आफ्टर लॉन्ग टाइम इस बिहेव्स या रिमूव फ्रॉम द सर्किट, ये भी आप समझ सकते हैं। शुरुआत में ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करता है, लास्ट में ये नल रेजिस्टेंस या जीरो रेजिस्टेंस, जो भी समझिए। अब हम इसमें अब सिंपली लूप लॉ लगा के करंट हम निकाल लेंगे। तो क्या है, सिंपली समझिए कि यहां से I करंट निकला, इधर गया I1, तो इधर बच जाएगा I माइनस I1। अब बस इसमें क्या लगाएंगे, किरचॉफ लॉ लगा दीजिए या लूप लॉ लगा दीजिए। अब इसका नेमिंग हम दे देते हैं M
अब ये पूरा का पूरा समझिए कि करंट का प्रॉब्लम बन गया। एम एन ओ पी के एल, ये सब किसी भी नेमिंग आप दे सकते हैं। अब इसमें हम क्या सिंपली अब लगा देंगे, एक बार लूप लो इसमें, एक बार इसमें, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, सिंपली आप लूप लो लगा लीजिए। फर्स्ट वाले में हम लगाते हैं के एल ओ, इस पॉइंट को पी, पी लास्ट में फिर के, इसीलिए इसको लूप कहते हैं। जिस पॉइंट से शुरू करें वहीं पे आप खत्म कर दीजिए तो वो लूप हो जाता है। और उसका इफेक्टिव या आप समझिए अलजेब्रिक सम ऑफ इंटायर लूप इज 0। अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, या आप वोल्टेज भी समझ सकते हैं। तो यहां से हम शुरू करेंगे, के से शुरू करते हैं। तो पहले क्या मिला, पहले मिला आपको करंट, उसमें आई फ्लो कर रहा है, आप समझिए लूप लो लगा रहे हैं, लूप लो। अब ध्यान से देखिए करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव। अब V बराबर आई आर, ये तो आपको पता ही होगा। तो अलजेब्रिक सम इन लूप इज 0। एक लूप में अगर टोटल हम क्या करें, अलजेब्रिक सम करें किसका, ईएमएफ का, वोल्टेज का, तो वो 0 होता है। यही आपका लूप लॉ कहता है, या इसको किरचॉफ लॉ भी आप बोलिए। तो ध्यान से देखिए करंट के डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो पॉजिटिव, और करंट के अपोजिट आएंगे तो फिर नेगेटिव सेंस में। और याद रखिएगा पॉजिटिव प्लेट से अगर हम गुजर रहे हैं तो पॉजिटिव, और नेगेटिव प्लेट के साथ अगर हम गुजर रहे हैं तो नेगेटिव। बस इतना ही है आपका किरचॉफ लॉ या लूप लॉ। अब ये सिंपल प्रॉब्लम बन गया, अब इसमें कुछ है नहीं, दैट इज 2 ओम। फिर ध्यान से देखिए यहां से आएगा, अब इधर से गया तो इधर से वापस भी आएगा, क्योंकि जितना करंट गया उतना तो वापस भी आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए यहां से आई निकला था तो आई वापस भी आएगा, सो प्लस आई इंटू 1 ओम, और इसके नेगेटिव प्लेट से है तो -20, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये दिया सारा का अलजेब्रिक सम 0 के बराबर आ गया। तो ध्यान से देखिए अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज या ईएमएफ इन इंटायर लूप विल बी 0। अब ये आपका आ गया, यहां से इक्वेशन फर्स्ट आ गया ये। अब इसको यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2i1 प्लस आई दैट इज इक्वल टू 20। ये आपका आ गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर एक बार और लूप लो लगाएंगे क्योंकि दो इक्वेशन है। एक बार हम ऊपर वाले में लगा लेते हैं, एम एन एल के, फिर लास्ट में एम, ये आपका हो गया। तो इसमें भी हम आप लगा देंगे लूप लो। इसमें हम जब लगाएंगे तो ध्यान से देखिए करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं हमसे, तो क्या हो जाएगा, आई माइनस आई वन। आप इसको आई ले ले, कैपिटल आई, जब हर जगह कैपिटल ही ले रहे हैं तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक का कैपिटल आई और दूसरे को I1। तो इसमें हो जाएगा 3 ओम प्लस अब अपोजिट सेंस में आ रहे हैं तो नेगेटिव साइन, 2 इंटू I1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया सिंपली। अब इसको हम यूज कर लेते हैं। अब ये आपका आ जाएगा, अब इसको हम इसमें कन्वर्ट किए हैं तो लिख देते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम। इसको इसमें कन्वर्ट किए तो आफ्टर लॉन्ग टाइम लिखती है। अब यहां से देखिए आई और आई में रिलेशन आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 3i माइनस 3i1 माइनस 2i1 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 3i इज इक्वल टू सिंपली 5i1। अब इसका वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे तो i1 दोनों आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा इक्वेशन सेकंड। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को यूज करके हम लेंगे। तो इसका वैल्यू बस रख देंगे, i का वैल्यू क्या आ जाएगा 5/3i1, बस इसमें पुट कर देंगे फर्स्ट वाले में। तो 5/3i1 प्लस 2i1 दैट इज इक्वल टू 20। यहां से आपका आ जाएगा i1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा सिंपली 6
plus 5, that is 11 by 3 is equal to 20. You will get I1 is equal to 20 into 3 by 11. So this is a required I1. और आपको क्या चाहिए? करंट थ्रू इंडक्टर, इंडक्टर से जो करंट पास कर रहा है, तो इंडक्टर से जो पास कर रहा है, मतलब इंडक्टर तो ऐसे वायर हो गया, तो इंडक्टर से पास कर रहा है, तो यहाँ वाला जो करंट है उसको हम I1 ही ले रहे थे, तो I1 आपका आ गया वही वैल्यू जो आपको चाहिए था। और आपसे अब लास्ट पार्ट में पूछा है, द लास्ट पार्ट इज अ टाइम कांस्टेंट। जैसा कि टाइम कांस्टेंट का हम अभी वैल्यू बताए थे, टाइम कांस्टेंट that is equal to simply L by R। L पता है, L कितना पता है? L का वैल्यू 1 पता है। अब R हमको पता चल गया, R क्या है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस। R रेजिस्टेंस होता है, लेकिन इस केस में इफेक्टिव रेजिस्टेंस होना चाहिए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और उसको डिवाइड कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा थर्ड पार्ट। अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे हम निकालेंगे? तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम इसमें यूज करेंगे आर इफेक्टिव। तो आर इफेक्टिव अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा? आर इफेक्टिव निकाल के उसको हम क्या करेंगे? L बाय 1 अपॉन कर देंगे, तो वो जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे? टाइम कांस्टेंट। तो पहले हम आर इफेक्टिव निकालते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया। अगर आई का वैल्यू आपको निकालना है तो ध्यान से देखिए, यहां से आई भी निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? 5/3 इंटू I1 दैट इज 60/11। तो ये आपका आ जाएगा आई का वैल्यू, ये आपका 20 से, तो ये आपका 100/11 और ये आपका आ रहा है 60/11। तो ये दोनों करंट आप निकालना है टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। अब इस टाइम कांस्टेंट को कैसे निकालेंगे? तो टाइम कांस्टेंट का वैल्यू हम अभी बताए थे, दैट इज इक्वल टू सिंपली L बाय R। पहले उसके लिए हम इसका फिगर बनाते हैं। पहला फिगर ये है, इससे हम जब हमको लॉन्ग टाइम के लिए करंट चाहिए था तो फिगर ये बनाए। अब हम नया फिगर बनाते हैं, जब करंट निकालना होता है तब हम इसको हटा देते हैं आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि हमको चाहिए टाइम कांस्टेंट। तो ये आपका हो जाएगा 3 ओम, और यहाँ से आपका इंडक्टर है जिसका वैल्यू आपको L का वैल्यू 1 दे दिया हुआ है, इससे एसोसिएटेड है आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये आपका 3 ओम है, और इसको हम इस टाइप से जोड़े हैं, और ये आपका आ जाएगा सिंपली, जब हम क्लोज कर चुके हैं, स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड। ध्यान से देखिए, ये आपका 20 वोल्ट है, ये आपको 1 ओम दे दिया है, 1 ओम। अब ध्यान से देखिए L बाय R, अब इसमें R इफेक्टिव होता है। अब ध्यान से देखिए, उनको यहां निकालना है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट सिंपली L बाय R है, L का वैल्यू आपको दे दिया है 1 हेनरी, 1 हेनरी दे दिया है। तो यहां से पहले हम R इफेक्टिव निकालेंगे, उसके बाद तो R इफेक्टिव क्या होगा? सिंपली ध्यान से देखिए, इस पॉइंट का जो भी पोटेंशियल होगा, ध्यान से देखिए। अब हम R इफेक्टिव निकाल लेते हैं यहाँ से, तो सिंपली ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को अगर M ले लेते हैं, तो जब भी इस पॉइंट को अभी N ले लेते हैं, तो जब भी आपको R इफेक्टिव निकालना हो तो वो हम पहले करंट वाले में बताए थे। तो ये आपका हो जाएगा M, ये भी हो जाएगा N, क्योंकि बीच में कोई, ये भी आपका हो जाएगा M, ये भी हो जाएगा N। तो ध्यान से देखिए, M और N के बीच में, किसके बीच में हमको निकालना है? R इफेक्टिव। R इफेक्टिव जब निकालना है तो उसको इस इंडक्टर के बीच में, क्योंकि हम जब भी निकालते हैं टाइम कांस्टेंट तो किसी इंडक्टर का निकालते हैं, कैपेसिटर का निकालते हैं, तो ध्यान से देखिए, इसका निकाल रहे हैं, किसका? इस इंडक्टर का निकाल रहे हैं, तो उसके बीच का हमको R इफेक्टिव चाहिए। ये आपको इंपॉर्टेंट है। R इफेक्टिव का क्या मतलब है? जब भी हम R इफेक्टिव बताते हैं तो किसी एक पॉइंट के बाद हमको किसके पॉइंट के बाद निकालना है? ये M है, ये समझ लीजिए O,
तो हमको आर इफेक्टिव निकालना है, वो किसके बीच में निकालना है, आर ओ के बीच में हमको निकालना है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो हमको क्या निकालना है, आर इफेक्टिव, वो किसके बीच में हमको चाहिए, बिटवीन एम एंड ओ, क्योंकि हमको क्या निकालना है, टाइम कांस्टेंट, तो उसके बीच में। तो पहले हम क्या किए, एम एन दे दिए। तो ध्यान से देखिए, बीच में एम और एन के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, लास्ट में हम ओ के भी अबाउट निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखिए, एम एन के बीच में आपको एक रेजिस्टेंस मिला, ध्यान से देखिए 1 और 3 दोनों के बीच का आपका मिल गया, एम और एन के बीच में ये मिला। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 3 × 1, 3 ओम एंड 1 ओम। अब इसको एक शॉर्ट ट्रिक से भी हम बता देंगे, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। आर इफेक्टिव जब भी आपको निकालना हो तो सिंपली वहां से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये आपको सिंपली क्या दिख रहा है, पैरेलल में, एक उसके लिए हम ट्रिक भी बता देंगे। तो ध्यान से, जब पैरेलल में दिख रहा है तो इसका हम क्या निकाल लेंगे, R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो यहां से आपका आ जाएगा 3 × 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1 दैट इज 3/4। और उसके बाद ध्यान से देखिए, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका दोनों मिल जाएगा। उसके बाद ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, यानी 3/4 ओम, ये ओम एंड, और बचा कौन, 2 ओम आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 3/4 + 2 यू विल गेट 11/4 ओम। ये आपका आ गया सिंपली 11/4 ओम। ये आपका आर इफेक्टिव आया है, वो किसके बीच में आया है आर इफेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर इफेक्टिव एम एन के बीच में नहीं आया है, एम एन के बीच में कुछ और आता, क्योंकि तीनों आपस में आपको पैरेलल दिख जाता, तो हमको एम और ओ के बीच में लाना था, वही आया। तो अब हम टाइम कांस्टेंट निकाल लेंगे। टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सिंपल, एल का वैल्यू 1 दिया हुआ है, 1/r, आर इफेक्टिव इट्स 11/4, यू विल गेट 4/11। ये आपका आ जाएगा टाइम कांस्टेंट का वैल्यू। इसमें पूछता ग्रोथ ऑफ करंट इन इंडक्टर। अगर आपको ग्रोथ ऑफ करंट चाहिए तो उसमें क्या हो जाएगा, I = I0 1 - e⁻t/τ। तो ध्यान से देखिए, I0 इंडक्टर के बीच का जो करंट था, इस केस में जो I1 का वैल्यू आपको आया था वो क्या था, 60/11। तो वो हो जाएगा 60/11, इतना करंट इसमें मूव कर रहा है, डिवाइडेड 1 - e⁻t/τ। टॉ का वैल्यू टाइम कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 4/11। तो ये आपका आ जाएगा करंट थ्रू इंडक्टर, या ग्रोथ ऑफ करंट थ्रू इंडक्टर। तो हम ध्यान से देखिए, इनिशियली क्या किए हैं, इनिशियली S1 को, स्विच S1, ये इसको हम क्या किए, क्लोज कर दिए। इनिशियली याद रखिएगा, इनिशियली इसको हम क्लोज कर दिए, और एंड करंट थ्रू इंडक्टर इज I0। इसको जब हम क्या किए, क्लोज किए, तो जिसके वजह से इसको जब हम क्लोज किए तो इस इंडक्टर में I0 करंट पहुंचा। अब ध्यान से देखिए, उसके बाद किया किए, ये S2 करंट को, इसको अब इस बार क्लोज किए, अब इसको ओपन कर दिए। ध्यान दे देखिए, पहला क्या हम क्या किए, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है डिके ऑफ करंट। इस बार हमको, पिछला बार हम निकाले थे ग्रोथ ऑफ करंट, अब हम निकाल रहे हैं डिके ऑफ करंट। पहले क्या किए, इनिशियली स्विच S1 को हम क्या किए, क्लोज किए, जिसके वजह से यहां करंट पहुंचा, और कितना करंट पहुंचा, I0 करंट पहुंचा। उसके बाद इसको हम क्या कर दिए, ओपन कर दिए, जिसके वजह से यहां से करंट कुछ नहीं जाएगा। जब हम इसको क्लोज किए हैं, फर्स्टली इसको हम क्लोज कर रहे हैं, तो यहां से करंट गया,
और करंट कितना पहुंचा, इतना से गया आई नोट और आया भी वापस आई नोट। लेकिन जब हम इसको क्लोज कर देते हैं तब यहां से, यानी कि ये जो हम इसमें ईएमएफ लगाए हैं इसके वजह से अब करंट जाएगा नहीं। अब हम क्या किए, अब हम इसको ओपन कर दिए, यानी कि शुरुआती स्टेज में क्या था, आपका सर्किट कुछ ऐसा बना हुआ था। शुरुआती स्टेज में आपका कुछ ऐसा बना हुआ था। इधर क्या कर दिए थे, यहां हम ओपन कर दिए थे जिसकी वजह से ये सर्किट से बाहर हो जाएगा, और इधर एक ईएमएफ है और इसको हम क्लोज करके इस टाइप से हम बना दिए। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट टाइप, तो जिसके वजह से इसमें जो करंट पहुंचा इंडक्टर में वो आई नॉट हुआ। अब हम क्या किए, अब इसको चेंज किए। अब चेंज करके क्या किए, अब इसमें करंट जो पहुंचा, अब हम देखते हैं डीके ऑफ करंट हमको निकालना है, जिसके वजह से अब हम सर्किट से इसका कनेक्शन तोड़ देंगे। तो ये जो है S2 को क्या कर लेंगे, S1 को क्या कर लेंगे, अब क्लोज किए थे, अब हम इसको क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेंगे जिससे ये सर्किट से बाहर हो जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे सिंपली, अब ये क्या बच जाएगा, इसमें एक रेजिस्टेंस है और बस ये नीचे से कनेक्शन तोड़ दिए क्योंकि हम S1 को ओपन कर दिए, जिसके वजह से अब ये करंट इसमें होगा। तो अब हम ये देखेंगे, ये आपका फर्स्ट स्टेप था, अब ये आपका सेकंड स्टेप है। अब क्या हुआ, इसमें -L/di/dt और एक रेजिस्टेंस बचा। अब हम इसमें देखते हैं, क्योंकि इसमें करंट पहुंच चुका है आई नोट, अब हम उसका देखते हैं कि वो किस रेट से डीके कर रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। तो आइए अब उसको हम देखते हैं। तो आपको पता है -L/di/dt, क्योंकि इसको जब हम ओपन किए थे, इसको हम जब पहले क्लोज किए थे, तो इसके वजह से करंट जो आया है यहाँ पे -di/dt, वो आपका हो जाएगा सिंपली किसके बराबर हो जाएगा, ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। और ईएमएफ क्या होता है, इज इक्वल टू I/R सिंपली। तो उसको हम क्या लिखेंगे, -L/di/dt, इसी को कहते हैं कि इसी की वजह से जो आया इसमें करंट, और वो आ जाएगा ईएमएफ के बराबर। अब इसको हम लिख सकते हैं I/R, इसके वजह से क्या हुआ, करंट जो पहुंचा आई नोट, तो इसको आई नोट बाय आर कर लिख सकते हैं। तो di/dt, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, I/R के। अब ध्यान से आई नोट हम लिख लेंगे, आई नोट इसको हम लिख लेंगे, तो यहां से आपका आ जाएगा di/dt। ध्यान से देखिए, आई नोट जो करंट है वो इनिशियली करंट है। अब जो आई करंट है, ये इसको आप समझ सकते हैं पीक करंट, ये हम पहले भी बताया, पीक करंट, मैक्सिमम करंट को पीक करंट कहते हैं। ये है कि दैट टाइम इंटरवल इंस्टेंटेनियस करंट, इसको आप इंस्टेंटेनियस, किसी भी इंस्टेंट पे आपको निकालना है तो वो आई हो जाएगा। तो यहां से देखते हैं di/dt, ये आपका हो जाएगा आई नोट आई इंटू आर के बराबर। अब यहां से हम लिख सकते हैं डी आई को आई इधर ले आते हैं, और ये जो एल है इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा R/L इंटू आई, इधर चल जाएगा dt। अब क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेट कर लेंगे, इधर भी इंटीग्रेट कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए, मैक्सिमम जो करंट होता है उसको कहते हैं पीक करंट, और ये जो करंट हुआ, ध्यान से देखिए, आई नोट हो गया पीक करंट, इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। मतलब किसी भी इंस्टेंट पे आपको अगर करंट निकालना है तो वो करंट होता है इंस्टेंटेनियस करंट, और जो आई नोट होता है ये होता है पीक करंट, मतलब मैक्सिमम करंट। इस बार हम निकाल के रहे हैं डीके ऑफ करंट, मतलब किस रेट से करंट घट रहा है। तो ध्यान से देखिए, लिमिट जब हम इसमें यूज करेंगे, तो इस बार लिमिट में हम क्या करेंगे, लिमिट जब हम इसमें हम यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, इसमें मैक्सिमम कितना करंट होगा, मैक्सिमम सिंपल सा बात है पीक करंट। और याद रखिएगा,
अगर उसमें इंस्टेंटेनियस करंट है, उस इंस्टेंट पे हमको करंट निकालना है, तो वो हो जाता है आई। तो उसको हम क्या रखेंगे, तो ध्यान से देखिए, मैक्सिमम एक्चुअली में हो जाएगा, तो मैक्सिमम वाले को इस बार लोअर में हम डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको डीके ऑफ करंट निकालना है, ग्रोथ ऑफ करंट नहीं निकालना है। तो ध्यान से देखिए, इसको हम आई नोट नीचे रखें और इसको आई रख दिए, तो ये आपका आ जाता है डीके ऑफ करंट। अब बस इंटीग्रेट कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा लॉग आई, मैक्सिमम हो गया आई, मतलब मैक्सिमम हो जाता है आई नोट। लेकिन इस सेंस में जब हम ग्रोथ निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिए, आर बाय एल को एल बाय आर लिखेंगे और इसको क्या लिख देंगे, एल बाय आर को हम क्या लिख देते हैं, टॉ। तो ये आपका आ गया, और इधर करंट कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेते हैं, और डी टी का क्या हो जाएगा, आफ्टर टाइम टी। इसके याद रखिएगा, आफ्टर टाइम टी इनिशियली इसके पास जो करंट है वो इनिशियली इसके पास जो करंट है वो आई नोट है, और आफ्टर टाइम टी जब ये ग्रोथ करेगा, मतलब इंस्टेंटेनियस करंट जो होगा वो आई है। इस बात को याद रखिए, ये आपका जो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब किसी भी इंस्टेंट पे आपको निकालना है तो वो हो जाता है आई, मतलब टी टाइम के बाद इसमें जो करंट होगा वो आई है। सपोज आफ्टर टाइम टी इसमें जो करंट होगा, इनिशियली इसके पास करंट आई नोट होगा, और टी टाइम के बाद इसके पास जो करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिंपली आई। तो यही किए हैं, इनिशियली इसके पास क्या करंट है, आई नोट, और आफ्टर टाइम टी इसके पास करंट कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो इस बात को आप समझिए, क्योंकि हम ग्रोथ इस बार डीके ऑफ करंट निकाल रहे हैं, तो क्या है, इनिशियली इसके पास आई नोट और आफ्टर टाइम टी इसके पास हो जाएगा आई। बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा लॉग आई बाय आई नोट दैट इज इक्वल टू 1 बाई टॉ इंटू आई इंटू टी। अब ध्यान से देखिए, यहां से आई बाय आई नोट हो जाएगा, जो कि जिसका वैल्यू आपको सिंपली आ जाएगा, सॉरी ये करंट तो इधर आ गया था डिवाइड में, तो ये करंट इधर नहीं बचेगा, ये करंट इधर डिवाइड में आ गया था, तो ये करंट है ही नहीं, बस इधर टी ही बचेगा। तो यहाँ पे टी बाई टॉ बचा, और यहाँ से एक्सपोनेंशियल, और एक निगेटिव साइन था, ये वाला निगेटिव साइन वो भी छूट गया था, तो निगेटिव साइन यहाँ पे चल रहा है, तो ये निगेटिव साइन इसमें चला जाएगा। तो बाकी आपका आ जाएगा इक्वेशन, सिंपल आ जाएगा, आई बाय आई नोट दैट इज इक्वल टू ई पावर माइनस टी बाई टॉ। तो यहाँ से आई इज इक्वल टू आई नोट ई पावर माइनस टी बाई टॉ। ये आपका आ गया सिंपली इक्वेशन। तो डीके ऑफ करंट का जो इक्वेशन आया वो क्या आया सिंपली, अब इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन क्या आ गया, इस इक्वेशन को आप याद रखेंगे, दैट इज इक्वल टू आई नोट ई पावर माइनस टी बाई टॉ। ये आ गया, ये है क्या, पीक करंट, शुरुआत में जो करंट है इसको पीक करंट आप समझिए, मैक्सिमम करंट भी समझ सकते हैं, पीक करंट। ये हो गया आपका आफ्टर टाइम टी करंट, आफ्टर टाइम टी करंट। ये आप इनिशियली में इसके पास ये करंट है, तो ये इस रेट से घटेगा। अगर इसका हम ग्राफ थोड़ा सा ड्रॉ करें जिससे आपको ज़्यादा क्लियर आ जाए, कि अगर ग्राफ भी बहुत बार पूछता है, तो ग्राफ से भी अगर आप क्लियर इसको समझें तो इसमें घटने का रेट आएगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली घट रहा है, तो ये कुछ ऐसा घटेगा, ये आपका है एक्सपोनेंशियली घटेगा। तो ध्यान से देखिए, मैक्सिमम इसका जो रहेगा, मैक्सिमम इस पॉइंट पे आएगा, ये आपका घटने का रेट है, कि ये आप समझिए कि इधर टाइम है, इधर आपको करंट है, नोट ई पावर, अब कभी निगेटिव एक्सपोनेंशियल कभी निगेटिव नहीं होता है, तो ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ई पावर टी बाई टॉ। तो ये हो जाएगा, इसके पास मैक्सिमम करंट क्या होगा, ध्यान से देखिए, मैक्सिमम करंट इस पॉइंट पे होगा जो कि आई नोट है,
और इस रेट से घटेगा। तो ये एक्सपोनेंशियली घट रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। मैक्सिमम इसके पास आई नोट करंट है और ये इस टाइप से घट रहा है। सो इसका ग्राफ भी हम देखें, डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। सो होपफुली दिस इज द concept of LR circuit, decay current, growth current.